सर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस कार्यशाला में जो 3 पक्ष हैं, तीनों पक्ष का परिचय हो जाए। एक तो मैं हूँ आलोक कुमार, जिला पंचायत संसाधन केंद्र से, जो कि अभी से लेकर अंत तक आपके साथ बना रहूँगा। दूसरे पक्ष आप हैं और तीसरा पक्ष एक और है जिनका नाम है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी भी हमारे साथ हैं। अगर आप चाहेंगे कि उनसे मिलना है तो हम चाहेंगे कि स्लाइड को आगे किया जाए ताकि चाचा चौधरी का भी चेहरा आपको दिख जाए। ये हैं हमारे चाचा चौधरी। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये हमारे साथ बने रहेंगे अलग अलग रूपों में, ताकि ये जो कार्यशाला है कहीं से भी बोरिंग ना हो, उबाऊ ना हो, मोनोटोनी ना हो। हंसते हुए दिख रहे हैं, अभी थोड़े हेल्दी भी दिख रहे हैं, कभी पतले भी दिखेंगे, कभी ये बड़े भी हो जाएंगे, कभी छोटे भी हो जाएंगे, और हमारे पूरे कार्यशाला को हल्का फुल्का माहौल बनाए रखने में मददगार होंगे। आज की जो ये कार्यशाला है वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सहभागी जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए, और 1 दिवसीय ही कार्यशाला है जिसमें हम सभी आए हुए हैं। मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि ये तो जिला परिषद के लिए ये प्रोग्राम है। जिला परिषद को बनाना होता है डीपीडीपी। आप सभी आए हैं, क्या आप सभी की भी कुछ भूमिका है? अगर भूमिका है तो क्या है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार जो पूरी कार्यशाला है उसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, जो कि अगली स्लाइड में आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सर उसमें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं सर, हम जानेंगे कि डीपीडीपी क्या है, क्योंकि दरअसल ये कार्यशाला डीपीडीपी के ही ऊपर है। तो डीपीडीपी क्या है ये जानेंगे, डीपीडीपी क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे, और जानेंगे कि डीपीडीपी का बीपीडीपी और जीपीडीपी से क्या संबंध है। इसके अलावा डीपीडीपी में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की क्या भूमिका है। आप सभी आए हुए हैं, आपकी क्या भूमिका होगी इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम यह भी जान लेंगे कि डीपीडीपी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये सब जब बातें हो जाएंगी तब बात करेंगे डीपीडीपी की संपूर्ण प्रक्रिया की, क्योंकि जब आपकी भागीदारी उसमें होगी तो उसकी प्रक्रिया से आपको अवगत होना भी आवश्यक होगा। फिर डीपीडीपी बनाने के लिए समय सीमा क्या होगी, क्योंकि जब हम कार्य करने जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कब तक इस कार्य को संपन्न कर लेना है, तो हम इसकी भी बात कर लेंगे। और फिर अंत में डीपीडीपी तैयार कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। तो बस यही है सर आज की कार्यशाला की रूपरेखा, और इस पर हम एक एक करके आते हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर बहुत संक्षेप में। हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होते ही पंचायती राज व्यवस्था उसमें अंतर्निहित तो थी, लेकिन संस्थान के रूप में उसको दर्जा प्राप्त नहीं था संविधान में। सिर्फ अनुसूची 40 में, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी भी कहते हैं, उसमें सिर्फ ये जिक्र था कि सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आए पूरे भारत में। लेकिन काम काफी समय तक नहीं हुआ। बहुत जद्दोजहद के बाद कई सारी कमेटियां बनी और फाइनली 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को कायम करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ, जो कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक था। उसके जरिए ये व्यवस्था लागू करने के लिए बिल पास हुआ। 92 में ये पेश हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति तक जाते जाते 93 हो गया, और 93 में 24 अप्रैल से एक दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, और उसके ठीक अगले दिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था के लिए इस संविधान संशोधन का गजट में प्रकाशन हो गया, और उसी दिन से यह लागू हो गया। राज्य सरकारों को भी अपनी अपनी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना था, तो बिहार में थोड़ा सा विलंब हुआ, और 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम बना। संविधान में एक भाग अलग से जोड़ा गया जो कि भाग 9 है, और उस भाग 9 में अनुच्छेद 243 में भी बहुत सारे हैं, 243 A, B, C से लेकर O तक की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए थी। अब आगे बढ़ते हैं कि
ठीक है, अब तो एक्ट भी बन गया हमारे यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत। और इस एक्ट में एक एक्ट है 243, आगे बढ़ेंगे। 243 जो अनुच्छेद है, 243 का जी पार्ट, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है, वो भी जानेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि पंचायत की बात, तो पंचायत का मतलब हमें सिर्फ निचले लेवल की पंचायत को नहीं समझना है। पंचायत में तीनों स्तर की पंचायत को समझना है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और फिर सबसे ऊपर जिला परिषद। ये तीनों ही पंचायतें हैं। सिर्फ पंचायत शब्द का मतलब ये तीनों है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे बिहार में लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत हम ये देखेंगे कि जो 243 जी जो संविधान में था, उसमें क्या लिखा था। उसमें एग्जैक्टली ये लिखा था कि पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना यह सरकार का दायित्व होगा, और सरकार अपने दायित्व का पालन भी बखूबी कर रही है। इसमें यह लिखा है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाने के लिए भी सशक्त बनाना है सरकार को। तो ये भी कार्य सरकार कर रही है। कैसे, हम आगे ये समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं बिहार में जो पंचायत राज अधिनियम 2006 बना, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मतलब कि निचले लेवल के पंचायत से लेकर के जिला परिषद तक के लिए व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी जिस व्यवस्था की जरूरत हमें है, जिसके लिए हम बैठे हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। धारा 73 यानी बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 73 में जिला परिषद के सारे कार्य लिखे हुए हैं कि क्या क्या कार्य करना है। उन्हीं कार्यों में से 25वां जो पॉइंट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि पंचायत क्षेत्र के लिए यानी कि जिला परिषद के क्षेत्र के लिए जो विकास काम होगा, उसके लिए वार्षिक योजना तैयार करना जिला परिषद का कार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कार्य तो होगा, लेकिन ये कार्य कैसे होगा। अभी जो हम ये कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, डीपीडीपी नाम है, तो ये वार्षिक जो कार्य योजना है वही दरअसल डीपीडीपी है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, पी फॉर पंचायत, डी फॉर अगेन डेवलपमेंट एंड फाइनली पी फॉर प्लान। 4 शब्द हैं इसमें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो चौथा शब्द यानी कि योजना। भले ही नाम इतना लंबा है, लेकिन ये दरअसल योजना ही है। योजनाओं का संकलन कह सकते हैं, कई सारी योजनाओं का संकलन। किसके, तो ये जिला परिषद जो भी योजना अपने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 1 साल के लिए बनाती है विकास कार्यों के लिए, उसकी योजनाओं का ये संकलन है। अब है कि समझने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर कायदे से कहें तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि परिभाषा में बहुत ज़्यादा ये नहीं होना है, हम समझ ही चुके हैं कि ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो विकास की कार्य योजना बनाएगी वही डीपीडीपी है जिला परिषद के लिए। कायदे से अगर कहें तो जिला परिषद के द्वारा क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए तय की गई सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया से बनाई जाने वाली वार्षिक योजना जिला पंचायत विकास योजना कहलाती है। अब यहाँ पर समझ लेना है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, जब भी हम विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के विकास की बात है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। यानी कि जब ये योजना बनाई जाएगी तो वहाँ पर आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी किस तरह से मिले उसकी भी योजना बनेगी। इसमें जो शब्दावलियां आ रही हैं, योजना, हम सभी जानते हैं कि योजना क्या है। कोई भी जो काम हम करने वाले हैं उसकी रूपरेखा ही योजना कहलाती है आम भाषा में। सहभागी योजना, अगर उस रूपरेखा को तैयार करने में हम सभी की भागीदारी हो, मतलब जिनके लिए योजना बन रही है उन सबकी भागीदारी हो, तो उसको हम सहभागी कह लेते हैं। विकास, अभी हमने जिक्र किया था कि विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर एक और विकास की बात आ गई है, जिसको हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास में अब एक और पहलू जुड़ गया है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय पहले से है, एक तीसरा जो पक्ष जुड़ गया है उसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। अगर ये भी हम साथ साथ काम करें, क्योंकि जब भी हम विकास का कार्य करते हैं तो होता क्या है कि हम अपने पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, रेल का काम हो, पुल बनाए, रोड बनाए, तो पेड़ों की कटाई होती है, बांध वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पर्यावरण से जो लाभ मिलना चाहिए, पर्यावरण में प्राकृतिक में जितनी संसाधन होनी चाहिए वो सब उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो हमें जब विकास करना है तो इन बातों का ख्याल रखना है कि संसाधन नष्ट ना हो, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हम विकास की योजनाओं को लें। अब यहाँ पर क्योंकि सतत विकास है,
और हमने शुरू में ही कहा था कि ये बोझिल ना हो कार्यशाला। 3 पक्ष थे यहाँ पर, एक तो आप हैं सर, और एक हम हैं, और तीसरे चाचा चौधरी हैं। चाचा चौधरी का आदेश ये है कि जो सतत विकास की बात हुई है अभी, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो है जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाया गया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, तो सतत विकास के लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 विषय पर आज का सत्र दुनिया के सभी देशों के इस सामूहिक सपने के बारे में है। आइए हम इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां साझा करते हैं। दुनिया के 193 देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से एक स्थायी दुनिया की दिशा में काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के शामिल करते हुए इन 17 लक्ष्यों के आधार पर विश्व की एक कार्य योजना तैयार की गई है जो नए विकास के एजेंडे पर केंद्रीकृत है, जिसका मूल है कोई भी पीछे न छूटे, लीव नो वन बिहाइंड। मानव जाति के रूप में हम अपने और अपने ग्रह पृथ्वी के लिए एक स्थायी भविष्य चाहते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG एकीकृत है और विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित करता है। दिनांक 1 जनवरी 2016 को ये सतत विकास लक्ष्य दुनिया में लागू हुआ, जो वर्ष 2030 तक संचालित होगा। इनमें विजन एवं सिद्धांतों की दूरदर्शी घोषणा के साथ 17 लक्ष्य एवं 169 टारगेट सम्मिलित है। सतत विकास के मुख्य लक्ष्य 5 P पर केंद्रीकृत करते हैं। पहला P है पीपल, लोग, सब लोगों की भलाई। सेकंड है, दूसरा है प्लैनेट, ग्रह, हमारा पर्यावरण का स्थायी विकास और स्थायी रूप से उनको देखभाल करना। 3 है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सामाजिक आर्थिक समृद्धि। और 4 है शांति, हम सबको इस ग्रह में, इस प्लैनेट में, हम इस समूह में हमको शांति से रहना है। 5 है पार्टनरशिप, साझेदारी। सतत विकास लक्ष्य का पहला गोल है सब जगह गरीबी का उसके सभी रूपों में अंत करना। ग्राम पंचायतें गरीब लोगों के लिए लक्षित जो योजनाएं हैं उनका लाभ ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ लाभार्थी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 2 है भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इसमें ग्राम पंचायतें ANM एवं आशा के सहयोग से VHND के दिवस के आयोजन एवं दिवस पर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर सकती हैं, समुदाय को पोषण के विषय पर जागरूक कर सकती हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं, गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाओं, किशोरियों को ICDS के अंतर्गत अनुपूरक पोषण कार्यक्रम से जोड़ सकती हैं, छात्र छात्राओं के लिए गुणवत्तापरक मिड डे मील की उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्थानीय स्तर पर समुदाय को घरों में किचन गार्डन बनाने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य जिसमें हरी सब्जियों के उपयोग हेतु प्रेरित करना, कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने हेतु कृषकों, छोटे खाद्य उत्पादों और समुदाय को कृषि विभाग के सहयोग से जागरूक करना, ये सभी काम गोल संख्या 2 में पंचायतें कर सकती हैं। SDG गोल संख्या 3 है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की वार्षिक कार्य योजना को GPDP में सम्मिलित करने एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का कार्य कर सकती हैं। इसके साथ ही टीकाकरण, स्तनपान की आवश्यकता तथा परिवार नियोजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, शराब के हानिकारक प्रभाव, नशा और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति समुदाय को जागरूक करना,
संपूर्ण स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जिससे मलेरिया, जनजनित रोग एवं अन्य संक्रामक रोगों से लड़ा जा सके, इन सभी के प्रति जागरूक कर सकती है। एसडीजी गोल संख्या 4 है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता, विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण, स्कूलों में 100% छात्रों को नाम लिखवाने और उन्हें रोकने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, ग्राम पंचायत सचिवालय में पुस्तकालय की स्थापना करना, ग्राम सभा के बैठकों में महिलाओं एवं लड़कियों के मुद्दों पर विशेष चर्चा करना तथा विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का कार्य कर सकती हैं। एसडीजी गोल संख्या 5 है लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं व बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जन जागरूकता, स्कूलों में बालिकाओं के नाम लिखवाने और उन्हें आगे तक पढ़ने के लिए समुदाय को जागरूक करना, परिवार में बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाना और बेटी के नाम पर पौधरोपण करने को बढ़ावा देना, बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करना और रोकना, यौन चयनित गर्भपातों के विरुद्ध अभियान चलाना। इस प्रकार गोल संख्या 5 पर कई गतिविधियां हैं जो ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। एसडीजी गोल संख्या 6 है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंध सुनिश्चित करना, बिना शौचालय वाले घरों की पहचान करना, शौचालय का निर्माण, प्रयोग और प्रबंध सुनिश्चित करना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना को जीपीडीपी में सम्मिलित करना, जीपीडीपी में जल और स्वच्छता मुद्दों संबंधी गतिविधियों को सम्मिलित करना, पर्यावरण सुरक्षा एवं बृहद वृक्षारोपण के प्रति समुदाय को जागरूक करना जैसी कई गतिविधियां पंचायत इसमें कर सकती है। एसडीजी गोल संख्या 7 है सभी के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जैसे सार्वजनिक भवनों में बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, घर परिवारों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में जैव ईंधन प्रणालियों का निर्माण एवं उपयोग हेतु समुदाय को प्रेरित करना, ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए समुदाय को प्रेरित करना, ऊर्जा बचाने वाले चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना। एसडीजी गोल संख्या 8 है सभी के लिए सतत, समावेशी, संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार तथा उचित कार्यों को बढ़ावा देना, जिसमें ग्राम पंचायतें वार्डवार मजदूरों के बारे में आवश्यक सूचनाओं का संकलन, पंचायत में अभियान के माध्यम से स्त्री पुरुषों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन के विषय पर जागरूकता फैलाना, गांव स्तर पर निगरानी समिति की स्थापना करना जो बाल मजदूरों के साथ गांव या गांव के आसपास व्यावसायिक इकाइयों में हो रहे व्यवहारों की समीक्षा करेगी। एसडीजी गोल संख्या 10 है राष्ट्र के अंदर एवं उनके बीच असमानता को कम करना। ग्राम पंचायत आर्थिक गतिविधियों संसाधन मानचित्रण तैयार करे जिनकी मदद से ग्राम पंचायत अपने स्वयं की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय में नियमित भ्रमण कर इस बात का निरीक्षण करेगी कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, विशेषकर दोपहर के भोजन के वितरण के समय। एसडीजी गोल संख्या 12 है सतत उपभोग और उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना। कृषि विकास अधिकारी को बुलाकर किसानों के साथ चर्चा करवाना एवं खेती में आधुनिक कृषि तकनीक व्यवहार को अपनाने के लिए प्रेरित करना। स्थानीय लोगों का संवेदीकरण कर प्लास्टिक या गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को जलाने से रोकना। पंचायतों द्वारा सुनिश्चित करना कि किसान खेतों में बचे अवशेष को नष्ट करने के लिए जलाने का सहारा ना ले। एसडीजी गोल संख्या 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाएं। ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के स्तर को लेकर जागरूकता का निर्माण कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के जोखिम का आकलन कर सकती हैं, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में रणनीति तैयार कर सकती हैं
गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करना आवश्यक है। एसडीजी गोल संख्या 15 है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ग्राम पंचायत में गठित जैव विविधता प्रबंधन नियोजन एवं विकास समिति को सक्रिय करने का कार्य, पवित्र वृक्ष समूह के सामुदायिक प्रबंध व्यवस्था को प्रोत्साहित करने, समुदाय को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने, पंचायत स्तर पर निजी नर्सरी की स्थापना हेतु ग्राम वासियों को प्रोत्साहित करने, विद्यालय में बच्चों को जलवायु परिवर्तन एवं इसके दुष्प्रभाव के बारे में और साथ ही साथ ग्राम वासियों को अवगत कराने हेतु स्कूली बच्चों की सहायता से पंचायत में रैली का आयोजन कर सकती है। एसडीजी गोल संख्या 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। ग्राम पंचायतें समुदाय को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। गांव स्तर पर बैठकों के दौरान किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में चर्चा करने और जागरूक करने का कार्य, पंचायत स्तर पर महिला और बाल समिति का गठन करना, ग्राम सभा की बैठक के दौरान छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन करा जाना, ग्राम सभा की बैठकों में समाज के सभी वर्ग के लोगों से पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहित करना, पंचायत की बैठकों के दौरान की गई चर्चाओं और निर्णयों को सार्वजनिक करना और साथ ही साथ पंचायत में जन्मे सभी बच्चों का रिकॉर्ड एवं पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य सुनिश्चित करना। इस प्रकार छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम पंचायत में सभी से चर्चा करें और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्र का सहयोग करें। धन्यवाद। इसके लिए जैसा कि वीडियो में भी बताया गया कि कई सारे देशों ने 193 देशों ने हस्ताक्षर किए कि हम अपने अपने यहाँ सतत विकास करेंगे और इसके लिए 17 लक्ष्य कंबाइंडली घोषित किए गए हैं कि इन 17 लक्ष्यों पर काम करेंगे। खैर, जब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे तो फिर हम बात करेंगे। हम आ जाते हैं फिर अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। सतत विकास का काम जहाँ पर आएगा फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। अब जो हमारा पक्ष है जिस पर डीपीडीपी आधारित है उसकी बात करते हैं। डीपीडीपी जैसा कि हम समझ चुके हैं कि यह क्या है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना का संकलन है और जिला पंचायत के द्वारा यानी कि जिला परिषद के द्वारा इसके जो पक्ष हैं ये समझना ये पड़ेगा कि हमारे पास संसाधन क्या है। जब तक हमें संसाधन नहीं पता हो अपने संसाधन, तब तक हम आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे संसाधन क्या है। दरअसल जिला परिषद के लिए जो संसाधन के स्रोत हैं मुख्यतः 3 स्रोत हैं। एक तो केंद्र सरकार से कुछ राशि उनको प्राप्त होती है, दूसरा राज्य सरकार से कुछ राशि प्राप्त होती है और तीसरा स्व संसाधन से, यानी उनके अपने भी कुछ संसाधन हैं जिनसे कि उनकी आमदनी होती है। तो इन 3 स्रोतों से जिला परिषद की आय मुख्यतः होती है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो पहला आपने स्रोत देखा था केंद्र सरकार, दरअसल केंद्र सरकार वित्त आयोग का गठन करती है समय समय पर और वित्त आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, उसी हिसाब से पंचायतों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। अभी फिलहाल जो वित्त आयोग का कार्यकाल जो अभी चल रहा है, रिकमेंडेशन का समय है, वह है 15वां वित्त आयोग का और 15वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है, समय है, वह है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। इन अवधि के लिए इसमें व्यवस्था है कि जितने भी पंचायत हैं उन सभी को अपने अगले आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना बनाकर देना है। अब सवाल है कि क्यों देना है, तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले तक यानी कि 14वें वित्त आयोग तक तो यही बात थी कि सिर्फ ग्राम पंचायतों को ही केंद्र सरकार पैसे देती थी, ग्राम पंचायतों को ही पैसे देती थी,
उससे ऊपर लेवल पे रहे। लेकिन जब ये 15वां वित्त आयोग का रिकमेंडेशन आया तो इन्होंने कहा कि हम तीनों स्तर के पंचायतों को पैसे देंगे, लेकिन अनिवार्य शर्त यह रखा गया कि आप अपनी वार्षिक कार्य योजना बनाकर देंगे कि हमें डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, और तभी हम आपको राशि प्रदान करेंगे। अगर आप ये हमें कार्य योजना बनाकर नहीं देंगे तो हम आपको राशि प्रदान नहीं करेंगे, यही शर्त है। और इसलिए डीपीडीपी करना आवश्यक है जिला परिषद के लिए। इसी तरह से पंचायत के निचले स्तर पर जाएं तो जो पंचायत समिति है उनके लिए भी वार्षिक कार्य योजना बनाना जरूरी है, और नीचे जाएं तो जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी अपने अगले वित्तीय वर्ष के लिए विकास के लिए कार्य योजना बनाकर देना आवश्यक है। जैसे डीपीडीपी हम कहते हैं जिला परिषद के द्वारा जो बनाया जाता है कार्य योजना अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसको, तो निचले स्तर पे यानी कि जो पंचायत समिति है उसकी कार्य योजना को हम कहते हैं बीपीडीपी, यानी कि ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उससे भी नीचे जो ग्राम पंचायतें अपनी योजना बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं जीपीडीपी, यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अभी हम फोकस रहेंगे डीपीडीपी पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर। तो 15वां जो वित्त आयोग है उनका क्या रिकमेंडेशन है हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। स्पष्ट उनका कहा गया कि हम जो पैसे देंगे पंचायतों को 70% पैसे देंगे हम ग्राम पंचायतों को, यानी एकदम निचले स्तर के पंचायतों को हम 70% राशि देंगे। जितनी भी राशि हमें देनी है उसमें से 70% हम ग्राम पंचायतों को देंगे, और बाकी जो 30% बचा उसमें से 15% देंगे पंचायत समिति को, और बाकी का 15% हम देंगे जिला परिषद को। यानी कि जिला परिषद के पास 15% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब इस 15 को हम 15 नहीं, अब जिला परिषद के लिए तो 100% है जो कि केंद्र सरकार से मिल रहा है, तो इसको पार्ट भी कर दिया गया है। पार्ट क्या किया गया है? 2 पार्ट, अनटाइड और टाइड। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जिला परिषद को पैसे दिए जाएंगे, राशि दी जा रही है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, अनटाइड और टाइड। नाम से ही स्पष्ट है, टाइड का मतलब बंधा होना, अनटाइड का मतलब जो बंधा नहीं है। यानी कुछ हिस्सा उसी पर खर्च करना है जिस पर सरकार कहेगी, तो उसको हम कहेंगे टाइड। यानी उस फंड के पैसे का हम उन्हीं चीजों पर खर्च कर सकते हैं, वही योजना ले सकते हैं, बैक आइए, जिस पर सरकार कह रही है। और जो अनटाइड है उसमें हम फ्री हैं, यानी कि सरकार के द्वारा नहीं है कि आपको इसी पे खर्च करना, हम फ्री हैं। और फ्री का मतलब ये भी नहीं है कि अपने किसी घरेलू कामकाज के लिए काम कराएंगे। इसके लिए ये है कि जो अधिनियम बना हुआ है, संविधान में भी अनुसूची 11 में 29 विषय दिए हुए हैं जिस पर कि पंचायतों को काम करना, उन 29 विषयों से संबंधित योजनाएं हम अनटाइड फंड के तहत ले सकते हैं। मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगा सर कि ये जो 2 पार्ट है ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, यानी कि जितना पैसा दिया जा रहा है जिला परिषद को ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है। टाइड में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है और अनटाइड में थोड़ा कम दिया जा रहा है। टाइड में 60% राशि दी जाएगी और 40% राशि अनटाइड में। लेकिन किया गया है कि टाइड को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। इससे पहले वाले स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि टाइड के नीचे 2 गोले गोले जैसे देख रहे हैं, ए और बी लिखा हुआ है, मतलब कि टाइड को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। क्या बांट दिया गया है इसके अगले स्लाइड में एकदम क्लियर हो जा रहा है। ऊपर के जो 3 आप पीले कलर में देख रहे हैं वहां पर आप पहले देख रहे होंगे कि अनटाइड लिखा है। अनटाइड का दूसरा नाम बेसिक अनुदान भी है, और दाईं ओर जो 2 हैं उसमें टाइड लिखा है, लेकिन टाइड के साथ साथ कुछ और भी लिखा है। बीच वाले में लिखा है टाइड स्वच्छता और उसके बाद लिखा है टाइड अनुदान पेयजल। यानी कि जो टाइड फंड से जो मिलेगा हमें 60% राशि, उसमें से आधी राशि यानी कि 30% हमें स्वच्छता के ऊपर खर्च करना है, और बाकी का जो 30% राशि है वो पेयजल आपूर्ति, इसके अलावा वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण पे खर्च करना है। और जो शुरू का 40% अनटाइड है वो जो 29 विषय हैं पंचायती राज के, उन पर कोई भी योजना हम बनाकर खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मन में ये होगा कि अब स्वच्छता का मतलब क्या, इसमें क्या कैसी योजना ले सकते हैं, या फिर बुनियादी सेवा मतलब क्या, किस तरह की योजनाएं ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार इसके तहत जो जो योजनाएं ले सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले
अनटाइड के तहत जो जो योजनाएं ले सकते हैं उसकी एक लिस्ट है। सबसे पहले आप पीले कलर में देख रहे होंगे बॉक्स में कि लिखा है कि जिला परिषदों की भूमि का सीमांकन। जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि है उसके सीमांकन करने के लिए यानी कि बाउंड्री वॉल कराने की एक योजना जिला परिषद ले सकती है अनटाइड फंड से। दूसरा है कि जिला परिषद अस्पताल में, अगर जिला परिषद का कोई अस्पताल है और वहां पर आधारभूत ढांचा की वृद्धि करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ प्रोग्रेस करना है, तो वैसी योजना भी अनटाइड के तहत ले सकते हैं। तीसरा है शहरातों का विकास। जिला परिषद का जहां भी क्षेत्र है वहां पर शहरात का विकास करना है तो वह योजना भी अनटाइड के तहत ही लेंगे। चौथा है आयोत्पादक, यानी जिनसे आय हमारी वृद्धि हो सकती है, ऐसे परिसंपत्तियों का निर्माण, मतलब वहां पर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आगे और भी हमारी आय उससे बने, तो ऐसी भी योजना ली जा सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि शमशान घाट है या फिर विद्युत शवदाह गृह है, इसका निर्माण किया जा सकता है इसके तहत। और ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टैंड या ऑटो स्टैंड वगैरह की अगर ज़रूरत है या यात्री शेड की ज़रूरत है तो ये सब भी हम ले सकते हैं अनटाइड फंड के तहत। तो ये क्लियर है सर? सर आप लोग थोड़ा बोल दिया जाए तो मुझे लगेगा कि ठीक चल रहा हूँ मैं। जी बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आते हैं सर टाइड में। तो टाइड में जैसा कि दो पार्ट है, तो पहला जो पार्ट है 30% वाला वह है स्वच्छता से संबंधित। तो स्वच्छता से संबंधित क्या क्या, तो इसको भी दो पार्ट में बांटा हुआ है। 2 पॉइंट आप देख रहे होंगे ग्रीन वाले बॉक्स में, जिसमें लिखा है पहला जो ले सकते हैं हम योजना ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। अभी 7 निश्चय प्रोग्राम 2 आ गया है, इसमें भी ये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रोग्राम है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि टाइड में सरकार ने कह दिया है कि आपको ये इस पर योजना लेना है। तो क्योंकि ये समस्या तो हर जगह है कि ठोस कचरा है, तरल कचरा है, उसका किस तरह से प्रबंधन हो, इससे संबंधित योजना जिला परिषद ले सकती है टाइड फंड से। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण, शौचालय पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत शौचालय नहीं, सामुदायिक शौचालय का अगर निर्माण करना हो और उसका मेंटेनेंस का काम, यह भी हम टाइड फंड के द्वारा ऐसी योजना ले सकते हैं। टाइड का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, उसमें 3 बातें आती हैं, पेयजल की आपूर्ति से संबंधित योजनाएं और वर्षा जल संचयन और जल का पुनर्चक्रण। तो इसमें योजना लिख भी दी गई है ताकि दिक्कत ना हो योजना बनाने में। पहला तो यह है कि सिंचाई की क्षमता वृद्धि हेतु चेक डैम बनाना हो या बाहर या आहर बनाना हो, पाइन बनाना हो, तो ये योजना हम टाइड के 30% वाला जो अंतिम फंड है उसके तहत ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई जो नदी है उसका पुराना धार है, यानी दिशा बदल जाती है कभी कभी नदियों की, तो उसको अगर हम फिर से ठीक करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, पहली वाली स्थिति में लाना चाहते हैं, तो उससे भी संबंधित योजना हम इसके तहत ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अलर्ट रहना होगा मैडम, इसीलिए सभी सर को बुलाया भी गया है, क्योंकि अगर ये योजना हम ले रहे हैं तो इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है और लघु जल संसाधन विभाग हैं जिनका भी क्षेत्र पड़ता है, उनसे कोऑर्डिनेशन के साथ ही कोई योजना लेंगे। क्या इस विभाग से हैं कोई सर? अगर हैं तो हाथ उठाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हालांकि सर का भी हमने नाम लिया है, लेकिन बाकी जो सर है आप सभी की ये भूमिका है, आगे सबकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। तो ये अगर योजना लेंगे तो जल संसाधन विभाग या लघु जल संसाधन विभाग से कोऑर्डिनेशन के साथ ही लेंगे। इसके अलावा पक्की नाली के रास्ते हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, जो कि 7 निश्चय 2 का भी लक्ष्य है। तो यह भी योजना जब हम लेंगे तो यह 7 निश्चय 2 का है और ये हम टाइड के तहत लेंगे, टाइड का जो दूसरा हिस्सा है उसके तहत। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं कि 1 से 5 हेक्टेयर तक के एरिया में अगर जल संग्रहण या उस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना है, जल संग्रहण क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना है, तो वह योजना भी हम इसी टाइड फंड के तहत लेंगे। तो ये एक ब्रीफ था सर कि जो फंड हमें पूरा प्राप्त होगा जिला परिषद को अगले वित्तीय वर्ष के लिए, तो इन्हीं के तहत योजना का निर्माण करना। इन्हीं बातों को एकदम गांठ बांध के ध्यान में रख के, क्योंकि इससे अगर अलग हम करेंगे, यानी कि इसके तहत जो पैसे मिल रहे हैं उससे ना तो हम ज्यादा ले सकते हैं और कम तो लेना ही नहीं है, एकदम उतने ही अमाउंट का लेना है। अब कैसे लेंगे वो भी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। और सर गुस्ताखी माफ चाहूंगा बीच बीच में अगर आप लोग बोझिल हो रहे होंगे तो, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं। ठीक है सर।
सतत विकास के तहत जैसा कि हमने अभी वीडियो में सुना कि 17 लक्ष्य हैं, लेकिन इन 17 लक्ष्य से हमें मतलब नहीं है। एकदम रेड कलर से देखेंगे सर, हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि जिला परिषदों के द्वारा 9 सतत विकास लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को संकल्प के रूप में जिला विकास योजना में सम्मिलित करना है। यानी डीपीडीपी में इन 9 लक्ष्य में से, अभी 8 इस पर आपको दिख रहा है, एक और दिख जाएगा अगली स्लाइड में, ये 9 लक्ष्य हैं। 17 पे काम नहीं करना है हमें, जिला परिषद को सिर्फ 9 पे ही करना है, और 9 में भी सभी पे नहीं करना है। 9 में सिर्फ एक लक्ष्य को हम एक बार के लिए रखेंगे कि इस वर्ष के लिए एक लक्ष्य कम से कम पूरा हो। क्या क्या लक्ष्य है, थोड़ा सा ब्रीफ में हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं सर। पहला तो यह है कि हर जगह से गरीबी का सभी रूपों में उन्मूलन हो। या तो इस लक्ष्य को हम रख सकते हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं लें कि गरीबी का उन्मूलन हो, या अगर चाहें तो तीसरे नंबर पर देख रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित आप योजना रख सकते हैं लक्ष्य के रूप में। 5वें नंबर पर देखिए लैंगिक समानता हासिल करने का भी लक्ष्य रख सकते हैं। तो कोई एक रख लेंगे, कम से कम एक रखना है, और वो तब तक रखेंगे, मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष में अगर हमने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया तो अगली बार जब रखेंगे तो कोई एक नया लक्ष्य रख लेंगे, और अगर पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से तो अगली बार भी फिर से हम उस लक्ष्य को रखेंगे, तब तक जब तक कि वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए। जी आगे बढ़ते हैं सर। ये 8 लक्ष्य है, ये 9वां लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। अब है कि जब डीपीडीपी हम बनाएंगे तो सतत विकास के अलावा और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसको कि हम फोकस क्षेत्र कहते हैं, कि कहाँ कहाँ हमें फोकस होना है। तो उसकी भी बात करते हैं कि क्या क्या है फोकस क्षेत्र। आगे बढ़ा जाए। इसके लिए यहाँ पर सर एक हमने लिस्ट चाचा चौधरी के साथ पेश किया है कि क्या क्या बातें हैं जिन पर कि हमको गौर करना है। पहला देख सकते हैं सर कि आर्थिक विकास और आय सृजन, यानी कोई भी योजना जब हम लें, मैडम और भी कोई आए हैं क्या जिला परिषद सदस्य है ना? अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप लोग भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें आगे मीटिंग में करना ही है सब कुछ। तो जब भी कुछ योजना बनाएं तो आर्थिक विकास और आय सृजन से संबंधित हो। आय सृजन का मतलब कि आपने योजना लिया है तो उस योजना से फिर आपको भी आय मिले, इस तरह की योजना निर्माण पर फोकस करना है। और क्या, कृषि संबद्ध और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां की स्थापना। जैसे आप देखते होंगे कि गोबर छत्ता, हालांकि शहर में तो लोग उसको पैक करके खाते हैं, मशरूम बोलते हैं उसको, गोबर छत्ता हमने बोल दिया, सॉरी जी सर। तो उसका पैकिंग होगा, क्योंकि उत्पादन तो होता ही है, लेकिन ठीक ढंग से पैकिंग ना होने के कारण, बाजार में नहीं पहुंचने के कारण कृषकों को फायदा नहीं मिल पाता है। ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इस तरह के और भी जो आपको लगता है कि कुछ उत्पादन का कार्य हो रहा है कृषि से संबंधित, उन सब की पैकेजिंग से लेकर के बाजार तक पहुंचाने की योजना का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर है कि शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए शीत भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज की योजना। ग्रामीण बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए पहल कर सकते हैं, मतलब हाट बाजार के लिए। और पंचायत निजी भागीदारी, हाँ ये पीपीपी मॉडल है जो कि पहले से चला आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और यहाँ भी फुल फॉर्म पीपीपी का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पीछे जो पहले पब्लिक था, यहाँ पर पंचायत है, और दूसरा पी का तो ठीक है प्राइवेट है, और तीसरा पार्टनरशिप है। ये भी पीपीपी ही मॉडल है। यानी कुछ योजना हम ऐसी भी ले सकते हैं कि हमारे साथ साथ उसमें प्राइवेट भागीदारी भी हो, निजी भागीदारी भी हो। ऐसा नहीं कि हम अपने तक सीमित रहें कि जो हमारा संसाधन है सिर्फ हम उसी पर और उसी के थ्रू हम विकास करेंगे, तो फिर हम सीमित हो जाएंगे। तो अपना दायरा बढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है। अपशिष्ट से आय, जो भी कचरा वगैरह है उनसे भी आय हमारी हो, क्योंकि कई सारे में देख रहे हैं कि कचरा का प्रबंधन करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो हमारे काम का होता है। तो हम भी जिला स्तर पर इस तरह की योजना को ले सकते हैं। और भी योजनाएं हैं जो कि यहाँ लिखी हैं, हम आपको ज़्यादा बोझिल नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। अब है कि ये जो प्रक्रिया होगी, अभी तक जो बातें हो रही थी कि ये सब ध्यान रखना है, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमें आगे काम करना है, लेकिन करना कैसे है। अब असली बात पे हम आ गए हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया सर कि अगर हम काम करने जा रहे हैं मैडम, तो हमारे पास क्या है पहले वो देख लेंगे और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। घर में भी अगर हम कुछ खर्च करने वाले होते हैं तो पहले अपनी आमदनी देख लेते हैं या अपनी सेविंग देख लेते हैं, अपना बचत देखते हैं कि कितना हमारे पास है, उसी हिसाब से हम काम
करते हैं। तो है क्या कि जिला परिषद जो समस्तीपुर है, इसके लिए सरकार कितना फंड उपलब्ध करवा रही है वो भी हम अभी बता देते हैं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए कि योजना का निर्माण जब करेंगे तो इतना पैसा आ सकता है अगर हम डीपीडीपी बना के देते हैं। ठीक है मैडम, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आप जो भी काम कर पाएंगे इसी के तहत कर पाएंगे, अन्यथा अगर ये समय से पूरा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, हाँ, ये सभी कार्य में चाचा चौधरी हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। चाचा चौधरी समझ रहे ना मैम, वो जो देख रही हैं आप फोटो हमने लगा दिया है, थोड़ा सा कि हल्का फुल्का माहौल रहेगा, वो ऐसे ही है, कोई भी कार्टून बना हुआ है। गांव में इस तरह के लोग होते हैं, थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा हो जाता है, इसीलिए। जी सर जी। अब इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि पहले में और अब में बहुत फर्क हो गया। पहले काम ऑफलाइन होता था, अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन हो गया है तो आप कुछ भी बैक डेट में नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे रियल टाइम बेस्ड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन काम तो लास्ट में होगा, हम लोग को जो करना है ये ऑफलाइन का हिस्सा है, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन होगा ये। तो ऑफलाइन काम का जो हिस्सा है हम उस पर बात कर लेते हैं। जो डीपीडीपी की पूरी प्रक्रिया है उस पर एकदम ब्रीफ में पहले नजर डाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ब्रीफ में ये है सर कि 3 बार जिला परिषद की विशेष बैठक होगी। ठीक है मैम, ये याद रखिएगा, और आप लोग भी मैम, कि जो जिला परिषद हैं इनकी 3 बार आपको विशेष बैठक करनी है। और हर विशेष बैठक के लिए है कि 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी करना होता है, यानी एक सप्ताह के अंतराल पर आप 3 बार, यानी 1 महीने का लगभग समय आपको ये डीपीडीपी तैयार करने में लगेगा। हमने बात की थी ना कि कितने समय में करना है, ये भी बात आएगी। तो लगभग 1 महीने का समय लगेगा। जो पहली बैठक आप करेंगे उसमें क्या करना है, दूसरी बैठक करेंगे उसमें क्या करना है, और जो तीसरी बैठक करेंगे उसमें क्या करना है, ये हम बात करते हैं। तो पहला है कि पहली जो बैठक होगी जिला परिषद की विशेष बैठक, उसमें टीम गठन का काम होगा, टीम बनाई जाएगी। किस चीज के लिए? यही डीपीडीपी बनाने के लिए टीम बनाई जाएगी। और जो दूसरी बैठक होगी उसमें विजनिंग एक्सरसाइज किया जाएगा और संसाधन एवं गतिविधियों की पहचान की जाएगी। अभी थोड़ा ये लग रहा होगा कि क्या है विजनिंग एक्सरसाइज और संसाधनों की पहचान वगैरह, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, अभी हो जाएगा सर, हम इसकी बात कर लेंगे। और जो अंतिम बैठक होगी इसकी, यानी तीसरी बैठक होगी जिला परिषद की, उसमें इसको फाइनल टच दे देना है, यानी जो डीपीडीपी बनेगा उसका फाइनल टच, यानी उसका अनुमोदन हो जाना है तीसरी बैठक में। एक बार हम दोहरा लेते हैं मैडम। पहली में टीम बनाना है, दूसरी में जो टीम के द्वारा काम करके दिया गया है उसका मुआयना कर लेना है, और तीसरे में क्या करना है, अंतिम रूप दे देना है, अनुमोदन कर देना है इस योजना का। ठीक है, ठीक है मैडम जी, बहुत बढ़िया सवाल। जिला पंचायत संसाधन केंद्र के जितने भी स्टाफ हैं उनसे आग्रह है कि मैडम के लिए ताली बजाई जाए। ये बहुत अच्छा इसलिए लगा हमें क्योंकि दो तरफा संवाद का ये बहुत अच्छा उदाहरण है और हमें अच्छा लगा, नहीं तो हमें लग रहा था जैसे हम रेडियो पर बोल रहे हैं। किस तरह की टीम बनानी है, अभी तक हम जितना कह रहे थे मैडम, तो उस पर जब योजना बनाना होगा तो, क्योंकि आप लोग अभी चुन कर आए हैं, कुछ लोग पहले से भी होंगे और कुछ लोग नए भी हैं, पुराने भी होंगे, तो क्योंकि नए प्रावधान कई सारे आ गए हैं तो उससे आप अवगत नहीं हैं, तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी। तो जो ये टीम बनाई जाएगी, इस टीम का काम होगा आपकी मदद करना, ये डीपीडीपी बनाने में, योजना बनाने में। ठीक है मैडम, जवाब मिला। टीम का काम होगा आपकी मदद करना योजना बनाने में। ठीक है, अच्छा। अब है कि टीम जो बनाई जाएगी कौन होंगे उस टीम में, उनको भी जानना जरूरी है। तो दरअसल यहां पर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सभी इस टीम में होंगे। मैं टीम में नहीं होऊंगा लेकिन टीम के बाहर से रहूंगा आपके सपोर्ट के लिए आगे भी, लेकिन बाकी और जो आप देख रहे हैं सभी टीम में होंगे। लेकिन टीम का गठन कैसे होगा ये सभी बात करेंगे डिटेल से। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रथम बैठक में क्या कर लेना होगा, टीम बनाना होगा, और टीम बनाने के बाद टीम का क्या काम होगा उस पर बात करेंगे। टीम को जब काम मिल जाएगा तब फिर टीम अपना काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। सर चाचा चौधरी को भगाया जाए, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ,
तो जो टीम का गठन करेंगे, उस टीम का गठन में सबसे पहले आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर 2 नाम दिख रहे होंगे। 2 नाम में एक नाम दिख रहा होगा जिला पंचायत योजना समिति, जिला पंचायत योजना समिति, जिसको इंग्लिश में DPPC कहते हैं। और जो दूसरा एक और टीम बना लेना है, उसका नाम है क्षेत्रीय कार्यकारी समूह, जिसको इंग्लिश में सेक्टोरियल वर्किंग ग्रुप कहते हैं, SWG। तो ये जो टीम बनाना है, 2 टीम बनाना है। पहले ही बैठक में 2 टीम बनाना है, एक बनाना है DPPC और दूसरा बनाना है SWG। DPPC में कौन लोग होंगे और SWG में कौन लोग होंगे, ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखिएगा आप, ये एकदम ध्यान से देख लीजिए। ऐसे सब कुछ मेटेरियल हम आपको उपलब्ध भी करा रहे हैं, मिला है। DPPC में 14 नाम आपको दिख रहे होंगे। 14 में से 10 तो फिक्स है कि 10 कौन से लोग होंगे। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस समिति में एक तो अध्यक्ष होंगे। कोई भी समिति बनती है तो उसमें अध्यक्ष का होना अनिवार्य है। तो इसमें अध्यक्ष जो जिला परिषद अध्यक्ष महोदया हैं वो होंगी, पदेन मतलब वही अध्यक्ष होंगे उस कमेटी के। उसके बाद आप उपाध्यक्ष हैं मैम, तो आप उस कमेटी के भी उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये 2 क्लियर हो गया कि जो अध्यक्ष हैं जिला परिषद के वो अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष। तीसरा, जिला परिषद के जो निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जिला परिषद में और भी सदस्य होते हैं, तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य होंगे, सभी। यानी आप लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, वो भी। उसके बाद जिले में जो पंचायत समिति के प्रमुख हैं, यानी कि जितने भी ब्लॉक हैं और पंचायत समिति है वहां पे प्रमुख हैं, 20 ब्लॉक है, 20 में 20 प्रमुख हैं, वो सभी इसके सदस्य होंगे, वो भी होंगे पदेन। उसके बाद जिले में किसी 5 ग्राम पंचायत के मुखिया जी को भी इसमें शामिल करना है, कोई भी 5। ठीक है, तो उसमें आप देख लेंगे कि कौन आपके सहायक हो सकते हैं योजना निर्माण में, वैसे 5 मुखिया जी को शामिल करना है। और उसके बाद कोई भी जो समिति होती है तो अध्यक्ष के अतिरिक्त सचिव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सारा कामकाज एक तरह से उन्हीं के जरिए होता है। तो इसमें सचिव की भूमिका में हमारे DDC सर होंगे, आदरणीय DDC सर, ये सदस्य सचिव होंगे, यानी सदस्य भी होंगे और सचिव भी होंगे। इसके अलावा हमारे DPRO सर भी इसमें सदस्य होंगे। आप लोग जान नहीं रहे होंगे, और नहीं जान रहे तो हमारे DPRO सर बैठे हुए हैं, और DD सर को तो जान ही रहे होंगे। इसके अलावा परमंडलीय वन अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे, पदेन मतलब जो भी इस पद पर हैं वो इसके सदस्य होंगे। फिर जीविका के प्रतिनिधि, जीविका से कोई है क्या जी? अच्छा ठीक है सर, तो जो DPM सर हैं वो इसके सदस्य होंगे, उनको बता दीजिएगा, फिर जब बैठक होगी तो उनको बोला ही जाएगा। अब इसके अलावा 10वें नंबर पर आप देख लीजिए जिला कृषि पदाधिकारी, शायद आए हैं सर जी, धन्यवाद सर। आप भी सर इसके पदेन सदस्य हैं। और इसके अलावा कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं। आमंत्रित सदस्य का मतलब कि आप अगर चाहें तो उनको रख सकते हैं, ज्यादा की संख्या में भी, कम की संख्या में भी। 4 यहाँ पे हमने नाम दिया है। जैसे एक आप देख रहे होंगे APMC, APMC मतलब ये जो बाजार समिति है उसके अध्यक्ष को आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। या फिर लीड बैंक LDM होते हैं, उनको भी आप इसमें रख सकते हैं आमंत्रित सदस्य के रूप में। और एक स्वच्छता विशेषज्ञ को रख सकते हैं, एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर को भी रख सकते हैं। इन सभी को मिलाकर के ये जो कमेटी है ये है DPPC, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्लानिंग कमेटी। इस कमेटी का काम मैडम आप पूछ रही थी, इनका काम क्या होगा ये जान लीजिए। ये तो होगा कि ये लोग होंगे, दरअसल पूरा का पूरा जो कार्यभार है इन्हीं के ऊपर है। कार्यभार का मतलब कि इसका मॉनिटरिंग करना, ये जो आपकी योजनाएं बनेंगी इसका मॉनिटरिंग करना, इसमें सहयोग प्रदान करना, दिशा निर्देश देना, इस कमेटी का काम होगा। योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में सहयोग एवं अनुमोदित योजना का ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एंट्री का अनुसरण, यानी शुरू से लेकर जो आपने प्लान बनाया है वो ऑनलाइन हुआ कि नहीं। ऑनलाइन होने के लिए एक पोर्टल भारत सरकार ने बनाया है जिसका नाम है ई-ग्राम स्वराज। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसको एंट्री भी करना होता है। अगर आपने प्लान बना लिया है तो सरकार उसको नहीं मानती,
सरकार तब मानेगी जब आप उस सरकारी पोर्टल पर यानी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी योजनाओं को एंट्री करवा देंगे। तो तब तक का जो देखरेख का काम होगा ये डीपीपीसी यानी इस कमेटी का काम होगा। मूल रूप से यही काम है, नीचे जो पॉइंट लिखे हैं वो भी कमोबेश मिलाकर इसी काम को दर्शाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि दो तरह की कमेटी बनेगी, एक तो ये डीपीपीसी जिसमें कौन कौन होंगे वो क्लियर हो गया, तो उनमें से सर लोग हैं यहाँ पर, और कुछ सर लोग जिनका नाम अभी नहीं आया था वो सभी इस समूह में होंगे जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कार्यकारी समूह, यानी जो दूसरा ग्रुप बनना है वो कार्यकारी समूह, और कार्यकारी समूह एक नहीं बनना है, अनेक बनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पूरे कार्यशाला का मेरे व्यू से कहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि आप जो आए हुए हैं सर, आपकी भूमिका इसी में है, कार्यकारी समूह में। कार्यकारी समूह कई सारे बनेंगे, कई सारे के लिए आप 6 नाम तो देख रहे हैं, कुछ और भी नाम है जो अगले स्लाइड पर है वो भी देख लीजिए। इसमें भी देख रहे हैं 6 नाम, यानी कि टोटल 12 कार्यकारी समूह बनने हैं। और ये जो 12 कार्यकारी समूह बनने हैं, एक समूह के हेड एक, दूसरे के दूसरे, इस तरह से होगा। यहां जो 12 आप लिस्ट देख रहे हैं, इतने ही समूह बनाएंगे कम से कम। अगर आपको लग रहा है, आपको मतलब कि जिला परिषद को लग रहा है कि इससे अधिक भी बनाएं, यानी और भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हम समूह बनाएं, तो इस 12 के अतिरिक्त भी आप बना सकते हैं। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इस 12 में सब कुछ हो जा रहा है तो काफी है, और ऐसे इसमें आ ही जा रहा है। तो ये 12 कार्यकारी समूह बनेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समूह में होंगे कौन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग समूह है ना लगभग। तो उस कार्यकारी समूह में कौन कौन लोग होंगे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए संयोजक की भूमिका में जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो होंगे। संयोजक का मतलब कि उस टीम का गठन कर लेना है अपने स्तर से, सबको सम्मिलित करते हुए SWG के लिए, यानी कार्यकारी समूह बनाने के लिए, कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं महोदया हैं वो कार्यकारी समूह के अध्यक्ष को नामित करेंगे। किसको बनाएंगे अध्यक्ष उस कार्यकारी समूह का? क्या जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उन्हें? नहीं, संबंधित क्षेत्र के कोई विशेषज्ञ होंगे उनको वो अध्यक्ष बनाएंगे। ये एकदम क्लियर कट समझ लेना है। ऐसे हम ये PPT भी आगे आप लोगों से शेयर कर लेंगे। तो जो कार्यकारी समूह बनेगा उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसके जो कोई विशेषज्ञ होंगे उनको हेड बनाए। हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे शिक्षा के लिए अगर हम कार्यकारी समूह बना रहे हैं तो शिक्षा विभाग के बहुत सारे लोग हैं अपने जिला में जो कि उसके विशेषज्ञ हैं, जैसे प्रोफेसर लोग होते हैं या प्रिंसिपल हैं किसी कॉलेज के, जो भी लगे। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जिला परिषद की जो अध्यक्ष महोदया हैं वो नामित करेंगे। किसी भी प्रिंसिपल को कर सकती हैं या प्रोफेसर को कर सकती हैं, या टीचर ही अगर उनको लगे कि कोई उस लायक है तो उसको नामित कर सकती हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, SWG के गठन में अस्थायी समिति होती है मैम आपके जिला परिषद के लिए। अभी गठन नहीं हुआ होगा, वो गठन करना है आगे। तो 7 अस्थायी समिति होती है। तो अस्थायी समिति के जो भी अध्यक्ष होंगे उनको सह अध्यक्ष भी बनाना है। किसमें? इस ग्रुप में। जो अध्यक्ष होंगे वो तो कोई विशेषज्ञ होंगे उस क्षेत्र के, लेकिन सह अध्यक्ष कौन होंगे? जो जिला परिषद के संबंधित अस्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे उनको सह अध्यक्ष बनाना है, और ये काम है जिला परिषद अध्यक्ष महोदय का। तीसरा जो बात हमको इसमें ध्यान रख लेना है वो ये कि उस विभाग से संबंधित जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं वो संयोजक की भूमिका में होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीसरे पॉइंट में लिखा है कि जिला स्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को SWG के संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। संयोजक के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकारी भी SWG का सदस्य हो सकता है, यानी उस विभाग से संबंधित कुछ और लोग भी हैं जिनको सदस्य के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष महोदय रख सकते हैं। और ये जो चौथा है ये बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। जो हमने स्लाइड में दिखाया कि 12 कार्यकारी समूह है, उनमें से 2 कार्यकारी समूह के गठन में खास तौर पर ध्यान देना है।
एक कार्यकारी समूह है महिला और बाल विकास कार्यकारी समूह, और दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास कार्यकारी समूह। जब भी महिला और बाल विकास कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाएंगे तो वहां पर किसी जनप्रतिनिधि को बनाना है। बाकी में क्या था कि आप उस क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनको बनाना है, लेकिन महिला और बाल विकास कार्यकारी समूह के लिए किसी जनप्रतिनिधि को ही बनाना है। इसी तरह से जो दूसरा कार्यकारी समूह है अनुसूचित जनजाति और जाति विकास कार्यकारी समूह, इसके लिए भी जो अध्यक्ष बनाएंगे किसी न किसी SC/ST कैटेगरी से ही जनप्रतिनिधि को बनाएंगे। बाकी में ये ध्यान नहीं रखना है, बाकी में तो जो विशेषज्ञ होंगे उस क्षेत्र से संबंधित उनको बनाएंगे, लेकिन इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि जनप्रतिनिधि को बनाएंगे और जो महिला होंगे उसमें महिला को ही बनाएं और अनुसूचित जाति जनजाति वाले में SC/ST कैटेगरी से ही बनाएं। नेक्स्ट आते हैं आगे। इसमें आप देखेंगे कुल कितने सदस्य होंगे। अभी तक तो हम अध्यक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य होंगे। कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15, यानी 10 से 15 के बीच सदस्य इसमें रखे जा सकते हैं। अब बाकी और कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि अध्यक्ष सह अध्यक्ष क्लियर हो गया है, संयोजक क्लियर हो गया। हम अगर शिक्षा का उदाहरण लेते हैं तो मान लीजिए किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को अध्यक्ष बनाया गया और जो शिक्षा से संबंधित योजना ये जिला परिषद की अस्थायी समिति है उसके अध्यक्ष सह अध्यक्ष हो गए, 2 हो गए, और तीसरे संयोजक DEO सर होंगे, क्योंकि जिला स्तरीय पदाधिकारी शिक्षा के वही हैं सबसे वरिष्ठ, तो वो इसके संयोजक होंगे, 3 हो गए। चौथा हमें यह ध्यान रखना है कि हर एक कार्यकारी समूह में कम से कम एक महिला जरूर हो। 5वीं बात यह ध्यान रखनी है कि सदस्य में कम से कम एक SC या ST कैटेगरी से जरूर हो। और कार्यकारी समूह जब पूरी तरह से बना लेंगे फिर इसकी बैठक भी होगी, क्योंकि तभी तो कामकाज होगा, बैठक के बिना तो काम नहीं होगा। समूह बनने के बाद वो बैठक करके आपस में डिस्कशन करके और योजना बनाएंगे, काम करेंगे। और सभी कार्यकारी समूह क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र के लिए योजना बनाएंगे। जैसे शिक्षा के लिए अगर कार्यकारी समूह बना तो पूरे जिले में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना ली जानी चाहिए जिला परिषद में, उसकी वो योजना बनाएंगे, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा समझ तो उन्हीं को होगी। और उनकी हेल्प के लिए कार्यकारी समूह में जो और लोग होंगे वो भी उनकी मदद करेंगे। तो उन सब की मदद से कार्यकारी समूह क्या करेंगे, अगर शिक्षा का है तो शिक्षा के लिए जितने भी प्लान लेना है वो लेंगे। लेकिन जब इसकी बैठक करेंगे तो बैठक में ध्यान रखना है कि कम से कम ये ध्यान रखना है कि कार्यकारी समूह की बैठक में कम से कम 1/3 से ही कोरम होगा पूरा। अगर 1/3 से कम सदस्य हैं, मान लीजिए टोटल 10 सदस्य हैं, तो कम से कम 4 लोग, क्या मैं सही कह रहा हूं सर? 1/3 सही कह रहा हूं? तो कम से कम 4 लोग होंगे तभी वो बैठक संपन्न होगी, उससे कम लोग होंगे तो नहीं, ये ध्यान रखना होगा। फिर है कि SWG जो काम करेंगे क्या अपने अपने काम करेंगे? नहीं, वो काम कर रहे हैं जिला परिषद के लिए, तो इसलिए जिला परिषद के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्यों को एक बार देख लेते हैं, कार्यकारी समूह के कार्यों को। योजना तैयारी में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। अब मान लीजिए कि शिक्षा का कोई ग्रुप बना हुआ है, कार्यकारी समूह बना हुआ है, तो किस तरह से वो पब्लिक से, फील्ड से, लोगों से राय मशविरा ले आए कि क्या क्या योजना आनी चाहिए, वो उनकी अपने स्व विवेक पर डिपेंड करता है। कोशिश करना चाहिए कि लोगों के बीच से योजनाएं आए। बाकी यह है कि DPPC को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ये जो कार्यकारी समूह है इसको तकनीकी सहायता देने के लिए DPPC हमेशा है, यानी कि जब भी आपको जरूरत हो तो आप DPPC से मदद ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इस काम को कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप तो अभी हम बात कर रहे थे, वह था टीम का गठन। 2 टीम, एक DPPC और दूसरा कार्यकारी समूह, जिसको कि SWG भी कहते हैं। ये दोनों टीम बन जाएगी और ये टीम अपना अपना काम शुरू कर देगी, आंकड़ों का संग्रहण करके, अपनी बैठकें कर करके वहां पर योजनाएं बनाएंगी। DPPC का काम होगा कि कोऑर्डिनेशन SWG के साथ करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्या करना है कि जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, यानी SWG जितने भी बने, अपने अपने क्षेत्र के लिए योजना बना लिए। बनाने के बाद जो दूसरी बैठक होगी जिला परिषद की विशेष बैठक, उसमें उसको प्रस्तुत करना है। यानी कि कार्यकारी समूह आवश्यक रूप से अपनी योजना तैयार कर लें और जो दूसरी बैठक होगी विशेष बैठक जिला परिषद की, उसमें उसको पेश करेंगे। उसमें पेश करेंगे एक रिपोर्ट के साथ। उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट, यानी कि DSR। यानी हर कार्यकारी समूह को अपना अपना DSR जिला परिषद की दूसरी विशेष बैठक में पेश करना है और इस पर विचार विमर्श होगा। जो जो योजनाएं लेनी है, जिला परिषद के बाकी माननीय सदस्य भी उस पर विचार विमर्श करेंगे। जिन योजनाओं को लेना है, छांटना है या सुधार करना है, वो सब चर्चाएं उसमें होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ योजनाओं में अगर सुधार की जरूरत है तो जिला परिषद के जो माननीय सदस्य होंगे वो अपने सुझाव रखेंगे और सुझाव के साथ फिर से उसको वापस करेंगे। SWG फिर से उस पर काम करके और उसको सुधार करके फाइनल टच दे करके योजनाओं को बना लेगी और फिर जो तीसरी विशेष बैठक होगी जिला परिषद की, उसमें अपने फाइनल टच वाले योजनाओं को लेकर सभी कार्यकारी समूह आएंगे और वहां पर क्या होगा, उन सभी कार्यकारी समूह से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका संकलन होगा और संकलन के साथ साथ उनका प्राथमिकताकरण होगा। मतलब ये कि जो हमारे पास फंड अवेलेबल है तो सबसे पहले हम किस योजना पर खर्च करेंगे उसको नंबर 1 पर रखा जाएगा। उस योजना के बाद हम किस पर खर्च करेंगे उसको नंबर 2 पे रखा जाएगा। फिर हम किस पर खर्च करेंगे वो 3 पर। इसी तरह से जितनी भी 100-200 जो भी योजनाएं होंगी उन सबको लिस्टिंग कर ली जाएगी प्राथमिकताकरण के आधार पर। और जब ये प्राथमिकताकरण के आधार पर ये पूरा लिस्टिंग हो गई है तो लिस्टिंग के बाद अब अंतिम रूप समझिए एक तरह से तैयार है, उसको अंतिम टच दिया जाएगा, यानी कि अनुमोदन कर दिया जाएगा कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए यही सब योजनाएं हमारी हैं जिसको कि हमें कार्य करना है जिस पर। और उसमें योजना बनाते समय एक चीज जो ध्यान रखना है कार्यकारी समूहों को, वो है कि अनुमानित लागत। इसलिए रखना है क्योंकि हर योजना के लिए अनुमानित लागत वहां पर ऑनलाइन भी एंट्री करनी होती है और उतनी ही योजना की एंट्री होती है जितना कि फंड अवेलेबल है। और हमने बताया है कि टाइड और अनटाइड के तहत कितना फंड अवेलेबल है। अगर फंड से ज्यादा जो योजनाएं हो जाएंगी तो उस योजना की एंट्री ही नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई योजना लें तो उसका पूरा डिटेल लिखते हुए, उसका एस्टिमेट लिखते हुए और तब डिटेल पेश करें। अब एक बात, अब एकदम अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच गए हैं लगभग, समझिए कि इसको करना कब तक है। तो हमने कहा था कि GPDP, BPDP और DPDP इन तीनों ही में कुछ संबंध है। संबंध ये है कि इन तीनों के लिए सरकार पैसे देती है और सरकार पैसे देती है तो ऐसा कभी ना हो कि एक ही योजना पर एक से ज्यादा बार काम हो गया हो। तो जब कोई ग्राम पंचायत अपना योजना बनाती है तो अपनी योजना बनाने के बाद वह पंचायत समिति को उपलब्ध कराती है ताकि पंचायत समिति जब अपनी योजना बनाए तो उसमें वैसी योजना ना आए जो ग्राम पंचायत पहले ही ले चुकी है। इसी तरह से सभी पंचायत समिति क्या करेंगे, अपनी योजनाएं जो बनाएंगे यानी BPDP, उसकी कॉपी जिला परिषद को सौंपेंगे ताकि जिला परिषद अपनी योजना बनाने से पहले यह देख ले कि जो हम योजना ले रहे हैं वो किसी BPDP यानी कि पंचायत समिति की योजना में पहले से तो नहीं है। अगर पहले से है तो ऐसी योजना नहीं लेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। तो इसलिए समय का जो सीमा दिया है वह भी अलग अलग। यहाँ देखेंगे अंतिम तिथि लिखी हुई है 30/4/2022 DPDP के लिए। तो हमने कहा था कि अगर आपने DPDP बना लिया तो सरकार उसे नहीं मानती है। सरकार उसे मानती है जब आपने बनाने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर उसको एंट्री करवा दिया, तो ये उसके लिए अंतिम तिथि है। ऑनलाइन एंट्री संपन्न करने की ये अंतिम तिथि है और ऑनलाइन एंट्री करने में भी कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है, कम से कम। और वो भी जब लास्ट डेट आता है तो ज्यादा भी समय लग जाता है क्योंकि उस समय आकर के पोर्टल इतना स्लो हो जाता है कि और भी ज्यादा समय लगता है। दिन में नहीं हो पाता, लोगों को रात में करना पड़ता है एंट्री। तो ये जो अंतिम तिथि 30 है वो ऑनलाइन एंट्री के लिए है। तो आप इससे 10 दिन पहले तक समझिए, यानी कि 20 अप्रैल तक कर लेना है। और
इसको कर लेने के बाद फिर क्या करना होगा, जो अंतिम रूप से तैयार हुआ उसको पेश कर देना है। ऑनलाइन एंट्री के लिए जिला परिषद में जो कार्यपालक सहायक हैं वो इसकी एंट्री करेंगे। इससे क्योंकि समापन का समय आया है तो चाचा चौधरी एक बार फिर से आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए। चाचा चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और सर आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति आपने दर्ज की और हमें मौका दिया अपनी बातों को सामने रखने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच जी।